कल्पना करना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि दो बिल्कुल अनजान इंसानों को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। हाँ, और उन दोनों के बीच पहले से ही एक अजीब सी कड़वाहट या नफरत हो। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अक्सर होता क्या है, एक बहुत ही दम घोटू सा माहौल बन जाता है ना। एकदम सही। इंसान हताश होकर दीवारों पर गुस्सा निकालता है, हालात पर चिल्लाता है। हाँ, और उस दूसरे अजनबी को अपनी हर परेशानी की जड़ मानने लगता है। लेकिन मनोविज्ञान की परतें बड़ी अजीब होती हैं। बहुत अजीब होती हैं। क्या ये मुमकिन है कि कुछ समय बाद उसी घुटन के बीच ये एहसास होने लगे कि वो दूसरा व्यक्ति भी उसी पिंजरे का शिकार है? और शायद उस कमरे के ताले की चाबी उसी नफरत के पीछे छिपी हो। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय भी यही है। आज हम द अल्केमिस्ट ऑफ हेट, अ फोर्स्ड यूनियन रीबॉर्न नाम की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के स्क्रिप्ट को खंगालने वाले हैं। हाँ, ये स्रोत सामग्री अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है ना। और आज हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही समझना है कि कैसे एक जबरन थोपे गए रिश्ते में, जहां शुरुआत में अविश्वास और नफरत के अलावा कुछ नहीं होता, वहां धीरे धीरे भरोसे और व्यक्तिगत विकास की गुंजाइश बन सकती है। असल में ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम रोमानी कहानी नहीं है। एकदम नहीं। ये इंसानी भावनाओं, मजबूरियों और सत्ता के असंतुलन का एक बहुत ही उलझावा ताना बाना है। देखिए, जब भी इंसानों से उनका नियंत्रण या फैसले लेने की आजादी अचानक छीन ली जाती है, तो उनका सबसे पहला और स्वाभाविक रिएक्शन बचाव या हमला ही होता है। यानी सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। बिल्कुल। मानव मस्तिष्क इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि जब वो बाहरी परिस्थितियों से लड़ नहीं पाता, तो वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उस व्यक्ति पर निकाल देता है जो सबसे करीब हो, या फिर जो सबसे ज्यादा असहाय हो। सही कहा। उस वक्त इंसान तर्क से नहीं बल्कि अपनी हताशा से फैसले ले रहा होता है। और जबरन बनाए गए रिश्तों में भरोसा कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद ब खुद पैदा हो जाए। हाँ, इसके लिए तो कई मानसिक और भावनात्मक बाधाओं को पार करना पड़ता है। और ये एक धीमी और कई बार बहुत दर्दनाक प्रक्रिया होती है। इंसान को अपने खुद के बनाए गए सुरक्षा कवचों को तोड़ना पड़ता है। तो चलिए आज इन्हीं सुरक्षा कवचों के पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं। हमारे पास जो कहानी है उसमें दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ आर्यन है, जो शहर का एक बेहद अमीर, ताकतवर और गुस्सैल बिजनेसमैन है। बिल्कुल। सफलता उसके कदम चूमती है, लेकिन प्यार या इंसानियत पर उसका कोई भरोसा नहीं है। और दूसरी तरफ नंदिनी है। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में हमेशा खौफ रहता है। हाँ, जो डरी हुई है लेकिन अंदर से उसके इरादे पत्थर की तरह मजबूत हैं। इन दोनों को एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जाता है जिसे दोनों में से कोई भी नहीं चाहता। अगर हम इस शुरुआती स्थिति को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो ये पावर डायनामिक्स या सत्ता के असंतुलन का एक क्लासिक उदाहरण है। वो कैसे? मतलब आर्यन के पास पैसा है इसलिए? हाँ, आर्यन के पास पैसा है, रुतबा है और फैसले लेने की ताकत है, जबकि नंदिनी उस घर में पूरी तरह से हाशिए पर है। लेकिन आर्यन की ये तथाकथित ताकत भी एक जगह आकर टूट ही जाती है। उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसका सारा बैंक बैलेंस धरा रह जाता है। बिल्कुल, जब उसके पिता बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, और वो अपनी आखिरी इच्छा के रूप में आर्यन को नंदिनी से शादी करने के लिए मजबूर कर देते हैं। आर्यन चीखता है, विरोध करता है, लेकिन एक बीमार पिता के सामने उसकी कोई नहीं चलती। और यहीं से मजबूरी और नफरत की नींव रखी जाती है। सही कहा। स्रोत में शादी की पहली रात का जो दृश्य बयां किया गया है, हाँ, वो बहुत ही तनावपूर्ण है। कमरे में भयानक खामोशी है। आर्यन कमरे में आता है, गुस्से में अपना कोट फेंकता है और सीधा कहता है, सुनो, ये शादी सिर्फ मजबूरी है, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। और उसके बाद के दिनों में भी वो लगातार नंदिनी पर गुस्सा करता है, बिना बात के चीखता है, खाना तक फेंक देता है। मुझे तो ये स्थिति वैसी ही लगती है जैसे आप किसी ऐसे अजनबी के साथ एक खराब लिफ्ट में फंस गए हो जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ। और बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो। हाँ। और पैनिक में आकर आप लिफ्ट के बटनों को जोर जोर से पीट रहे हो। मैं बस ये सोच रही थी कि क्या आर्यन का ये अत्यधिक गुस्सा असल में नंदिनी पर है? देखिए, खराब लिफ्ट और पैनिक का ये उदाहरण एकदम सटीक है। आर्यन लिफ्ट का दरवाजा नहीं तोड़ सकता, इसलिए वो बटनों पर गुस्सा उतार रहा है। मतलब हताशा कहीं और की और गुस्सा कहीं और। बिल्कुल। मनोविज्ञान की भाषा में इसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट। क्या हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी के किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ।
कल्पना कीजिए कि कोई आम इंसान दफ्तर जाता है। उसका बॉस उसे किसी मीटिंग में सबके सामने बुरी तरह डांट देता है। जो कि अक्सर होता है। हाँ, अब वो इंसान अपने बॉस को पलटकर जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उसे अपनी नौकरी जाने का डर है। वो चुपचाप अपना अपमान पी जाता है। और फिर घर आकर क्या करता है? जब वो शाम को घर लौटता है तो चाय में चीनी कम होने जैसी किसी बहुत ही मामूली बात पर अपने परिवार पर या अपने बच्चों पर बुरी तरह झल्ला पड़ता है। ओहो, मतलब उसने बॉस का गुस्सा अपने परिवार पर डिस्प्लेस कर दिया। एकदम सही, क्योंकि वहां वो ताकतवर महसूस करता है और उसे पता है कि परिवार पलटकर उसे अब नौकरी से नहीं निकाल सकता। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार व्याख्या है। मतलब आर्यन का वो सारा अंधाधुंध गुस्सा असल में नंदिनी पर है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो अपने पिता की बीमारी और अपनी ही जिंदगी से नियंत्रण खो देने की हताशा का नतीजा है। हाँ, वो आर्थिक रूप से ताकतवर होने के बावजूद अपने पिता के फैसलों के आगे मजबूर जो है। ठीक यही हो रहा है। वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन नंदिनी पे निकालता है, क्योंकि उस विशाल घर में वो सबसे ज्यादा असहाय है। मतलब उसका कोट फेंकना या खाना फेंकना, ये नफरत से ज्यादा थोपे गए फैसलों के खिलाफ एक विद्रोह है। हाँ, आर्यन अवचेतन रूप से ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि भले ही उसकी शादी जबरदस्ती करा दी गई हो, लेकिन कम से कम उस कमरे के अंदर के नियम वो खुद तय करेगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट उसे एक क्रूर इंसान नहीं बनाता? देखिए, क्रूरता तो है। हाँ, क्योंकि नंदिनी ये सब चुपचाप सहती है। उसके पास जाने के लिए कोई घर जो नहीं है। वो जानती है कि वो सिर्फ एक पंचिंग बैग बनी हुई है। ये तो सीधा सीधा मानसिक शोषण हुआ ना। बिल्कुल, ये शोषण ही है। और आर्यन का व्यवहार किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। तो फिर हम इसे कैसे समझें? मनोविज्ञान सही या गलत तय नहीं करता। वो सिर्फ ये बताता है कि इंसान ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। आर्यन अपनी असुरक्षाओं को क्रूरता के पीछे छिपा रहा है। हाँ, एक ढाल की तरह। बिल्कुल। और यहीं से कहानी का वो मोड़ आता है जो इस पूरी गतिशीलता को पलट कर रख देता है। सच का सामना। सच का सामना। हाँ, स्रोत बताता है कि कैसे ये एक तरफा गुस्सा अचानक एक रात ठहर जाता है। वो रात वाला दृश्य बहुत अहम है ना? आर्यन देर से घर आता है और देखता है कि नंदिनी सोफे पर सोते हुए रो रही है और उसके हाथ में उसकी माँ की पुरानी तस्वीर है। और अगले दिन जब आर्यन को सच्चाई पता चलती है तो उसके सारे भ्रम टूट जाते हैं। बिल्कुल। उसे पता चलता है कि नंदिनी ने ये शादी पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता का बहुत बड़ा कर्ज चुकाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर की थी। आर्यन ने जो मान लिया था कि नंदिनी शायद पैसों की लालची है, वो नैरेटिव अब खत्म हो जाता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी किताब को उसके कवर से जज करने के बाद अचानक उसकी असल प्रस्तावना पढ़ने को मिल जाए। बहुत खूब कहा। ये इस पूरे नैरेटिव का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक टर्निंग पॉइंट है। इसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस का टूटना कह सकते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसका दिमाग के काम करने के तरीके से क्या लेना देना है? देखिए, जब इंसान के दिमाग में बैठी कोई बहुत पक्की धारणा किसी नई और एकदम विपरीत सच्चाई से टकराती है, तो दिमाग में एक तरह का घर्षण पैदा होता है। मतलब आर्यन का वो सुरक्षित नैरेटिव कि नंदिनी लालची है। हाँ, ये नैरेटिव उसे ये छूट देता था कि वो नंदिनी के साथ बुरा व्यवहार कर सके और उसे कोई अपराध बोध भी ना हो। लेकिन जैसे ही उसे कर्ज वाली बात पता चलती है, उसका दिमाग चकरा जाता है। एकदम सही। सच्चाई ये है कि नंदिनी लालची नहीं, बल्कि एक पीड़ित है जिसने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। ये नई सच्चाई आर्यन के पुराने नैरेटिव से टकराती है। और इसी टकराव से वो सारा अविश्वास और गुस्सा ढहने लगता है। मतलब जब तक हम सामने वाले को विलेन मानते हैं, तब तक हम अपनी क्रूरता को जायज ठहरा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हमें उनके जख्म दिखते हैं, हमारा अपना डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। अरब, यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहूंगी। क्या किसी पर तरस खाना और प्यार करना एक ही बात है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्योंकि मुझे लगता है कि क्या तरस खाना वो पहला पुल है जिससे होकर अविश्वास की खाई को पार किया जा सकता है। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद अहम फर्क है। तरस खाना और सहानुभूति होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो कैसे? दोनों में तो हम दूसरे का दुख ही देख रहे हैं ना। देखिए, तरस खाने में एक तरह का पदानुक्रम या हायरार्की होती है। जब हम किसी पर तरस खाते हैं तो हम खुद को ऊपर और सामने वाले को बेचारा समझते हैं। अच्छा, मतलब इसमें एक तरह का अहंकार छिपा होता है। बिल्कुल। लेकिन आर्यन जो महसूस करता है वो तरस नहीं, बल्कि विशुद्ध सहानुभूति या एम्पैथी है। सहानुभूति कैसे? वो तो अब भी अमीर है और नंदिनी अब भी मजबूर है। बाहरी तौर पर हाँ, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर नहीं।
जब आर्यन उस कर्ज की बात सुनता है तो उसे पहली बार यह एहसास होता है कि नंदिनी भी बिल्कुल उसी की तरह हालात की मारी हुई है। ओह, मतलब दोनों ही अपने अपने पिंजरों में कैद हैं? एकदम सही। आर्यन अपने पिता की बीमारी के पिंजरे में छटपटा रहा है और नंदिनी अपने पिता के कर्ज के पिंजरे में। और जब एक पीड़ित दूसरे पीड़ित के दर्द को पहचान लेता है तो वे एक समान स्तर पर आ जाते हैं। हाँ, आर्यन को समझ आता है कि जिस लड़की पर वो हफ्तों से चिल्ला रहा था वो हर दिन खुद एक बहुत गहरे दर्द और डर में जी रहा था। और सहानुभूति के इसी बिंदु से दोनों के बीच असली विश्वास की नींव रखी जाती है। ये बहुत ही गहरी बात है। बिल्कुल। जब दो लोग एक दूसरे की मजबूरियों के बीच एक साझा जमीन ढूंढ लेते हैं तो नफरत की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगती हैं। लेकिन अब चर्चा का अगला पड़ाव ये है कि ये नई नई पैदा हुई सहानुभूति रोजमर्रा के व्यवहार में कैसे बदलती है। क्योंकि रातों रात तो इंसान पूरी तरह नहीं बदल जाता। बिल्कुल नहीं। स्रोत हमें बताता है कि आर्यन धीरे धीरे बदलने लगता है। वो नंदिनी का ख्याल रखने लगता है और फिर एक दृश्य आता है जो बहुत अहम है। बारिश वाला दृश्य। हाँ, एक दिन तेज बारिश हो रही होती है। नंदिनी छत पर बारिश में भीग रही होती है। आर्यन वहां आता है और महीनों में पहली बार मुस्कुराकर उससे कहता है, बीमार पड़ जाओगी। और उसी दिन वे दोनों पहली बार साथ बैठकर चाय पीते हैं। मैं तो मजाकिया अंदाज में यही कहूंगी कि दुनिया की हर बड़ी से बड़ी अनबन को सुलझाने के लिए एक कप चाय से बेहतरीन शांति समझौता कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, भारत में तो कम से कम ऐसा ही है। बिल्कुल। लेकिन मैं सच में ये पूछना चाहती हूँ कि महीनों की नफरत और कड़वाहट को मिटाने के लिए बारिश और चाय जैसी इतनी साधारण चीजें ही क्यों काम आती हैं? ये एक बहुत ही सशक्त मनोवैज्ञानिक अवस्था को दर्शाता है। इसे न्यूट्रल स्पेस या तटस्थ स्थान कहा जा सकता है। तटस्थ स्थान मतलब? देखिए, जबरदस्ती थोपे गए रिश्तों में बड़े बड़े वादे या नाटकीय माफीनामे बिल्कुल काम नहीं आते। हाँ, अगर कोई मेरे साथ हफ्तों से बुरा बर्ताव कर रहा हो और अचानक फूल ले आए तो मुझे तो शक ही होगा। एकदम सही। दिमाग तुरंत एक अलार्म बजाता है कि सामने वाला कुछ पाने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए नाटक कर रहा है। इंसान सोचने लगता है कि इसमें इसका क्या फायदा छिपा है। बिल्कुल। इसीलिए बड़े ड्रामे से विश्वास नहीं बनता। विश्वास बनता है बहुत ही साधारण रोजमर्रा के मानवीय पलों में जहां कोई एजेंडा नहीं होता। तो बारिश में भीगने का वो पल और साथ में चाय पीना, ये वो न्यूट्रल स्पेस है। हाँ, उस छत पर उस बारिश में आर्यन का अमीर बिजनेसमैन और नंदिनी की मजबूर पत्नी वाले लेबल पूरी तरह से धुल जाते हैं। यानी वे सारे सामाजिक मुखौटे और सत्ता के खेल उस बारिश में खत्म हो जाते हैं। ठीक यही बात है। उस पल में वे सिर्फ दो इंसान होते हैं जो एक साथ एक बहुत ही साधारण सी प्राकृतिक खुशी बांट रहे होते हैं। और आर्यन का ये कहना कि बीमार पड़ जाओगी कोई बॉस का आदेश नहीं था, न ही किसी पति का अधिकार था। ये एक इंसान की दूसरे इंसान के लिए परवाह थी। ये विकास या ग्रोथ का सबसे प्रामाणिक रूप है। वाकई ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे बिना स्क्रिप्ट वाले मानवीय पल अविश्वास की मोटी बर्फ को पिघला देते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, कोई भी रिश्ता तब तक पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता जब तक कि संकट के समय उसकी असली परीक्षा ना हो जाए। हाँ, एक कड़ा इम्तिहान जरूरी है ये देखने के लिए कि क्या ये सच में मजबूत है या सिर्फ हालात के शांत होने का भ्रम है। और श्रोता में यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। आर्यन के बिजनेस पार्टनर द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। उसका पूरा बिजनेस, जिस पर उसे इतना घमंड था, डूबने के कगार पर आ जाता है। हाँ, आर्यन जो खुद को अजेय समझता था पूरी तरह टूट जाता है। मैं इस घटना की तुलना एक नए बने पुल के स्ट्रेस टेस्ट से करना चाहूंगी। बहुत ही अच्छा रूपक है ये, है ना? आर्यन की जिस ताकत पर उसे इतना घमंड था, वही पैसा उसे बचा नहीं पाया। और उस भयंकर टूटने के पल में नंदिनी उसके पास आती है और वो उससे दूर जाने के बजाय कहती है, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर आर्यन रो पड़ता है। अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को देखें तो ये दृश्य इस रिश्ते में पूर्ण विश्वास की मुहर लगाता है। मतलब यहाँ पावर डायनामिक्स पूरी तरह से पलट गए। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत को याद कीजिए। आर्यन के पास पैसा था, ताकत थी और नंदिनी कमजोर थी। हाँ, आर्यन हर चीज कंट्रोल कर रहा था। लेकिन इस पल में आर्यन कमजोर है, उसका सारा अहंकार छिन चुका है और अब नंदिनी मानसिक रूप से सबसे मजबूत स्थिति में है। यानी वो चाहे तो उस व्यक्ति को छोड़ सकती है जिसने उसे शुरुआत में दुख दिया था। हाँ, नंदिनी का उसे उस समय चुनना जब आर्यन के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है, ये साबित करता है कि उनका रिश्ता अब मजबूरी का नहीं रहा। वो अब एक आपसी चुनाव बन चुका है। आर्यन का रो पड़ना दिखाता है कि उसने अपने सारे कवच गिरा दिए हैं।
और मनोविज्ञान में बिना डरे खुद को दूसरे के सामने कमजोर या वल्नरेबल दिखा पाना ही सच्चे विश्वास की सबसे बड़ी निशानी है। ये बहुत ही खूबसूरत है। तो कहानी के अंत को समेटते हुए हम बता दें कि कुछ महीनों बाद आर्यन ने अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर लिया। लेकिन इस बार उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका पैसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। इस बार उसकी ताकत थी नंदिनी का प्यार। जिस लड़की को वो कभी अपनाना नहीं चाहता था, वो उसकी पूरी दुनिया बन चुकी थी। ये साबित करता है कि असली व्यक्तिगत विकास तब होता है जब इंसान मानवीय संबंधों की ताकत को पहचानता है। एकदम सही। आज की चर्चा ने साफ कर दिया कि मजबूरी से शुरू हुए रिश्ते भी गहरे विश्वास में बदल सकते हैं। हाँ, अगर दोनों एक दूसरे के दर्द को समझ लें। तो आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर आर्यन के बीमार पिता की वह जिद न होती या नंदिनी के पिता पर वह भारी कर्ज जैसी भारी मजबूरियां न होती जो उन दोनों को एक साथ बांधती, तो क्या आर्यन और नंदिनी जैसे अपने आप से निमटे हुए और डरे हुए इंसान कभी किसी पर भरोसा करना सीख पाते? हाँ, क्या कभी-कभी जिंदगी में मिलने वाले सबसे बड़े झटके ही हमें उन रास्तों पर धकेलते हैं जहां हम असल में खुलकर जीना और प्यार करना सीखते हैं। ये वाकई एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक पहेली है। तो श्रोताओं के लिए ये विचार यहीं छोड़ते हैं। आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही।